Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. Morning, sir. So come to here, exercise number 13.2. क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हमने कल सॉल्व किए थे। डेरिवेटिव्स निकालने का प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया था। और अभी तक जितने भी डेरिवेटिव्स किए थे वो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल या जो बेसिक ट्रेडिशनल तरीका जो डेरिवेटिव निकालने का है यूजिंग लिमिट्स उससे सॉल्व किया था। फिर हमने कुछ एक क्वेश्चन को डायरेक्ट फार्मूला से हल्का फुल्का ट्राई किया था। आज अपने को सारे क्वेश्चन को डायरेक्ट फार्मूला से ही करना है। लाइक जो 10 फार्मूले अभी तक हमने सीखे हैं डिफरेंशिएशन के, इस साल वही फार्मूले चलेंगे। इससे आगे इस साल तो कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है, फिर आगे तो अगले साल तो लंबी चौड़ी शीट्स हैं, उन फॉर्मूलों में एडिशन होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 करना है अभी, है ना। एंड जैसा कि मैंने कहा वी विल यूज अ डायरेक्ट मेथड टेक्निक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में एफ एक्स इज अ फंक्शन गिवन जिसके अंदर एक दो तीन ऐसे डॉट 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 लगे हुए हैं, यानी कि कुछ नंबर ऑफ टर्म्स हैं। बता सकते हैं कितने टर्म्स है इसमें? नहीं, नहीं। यहाँ ये एक्स की पावर 1 है ना, तो 100 से लेके 1 तक तो 100 टर्म्स तो यही हो गए, और एक ही है एक्चुअली, ये भी 1 × x⁻0 है। अब ये 1 है, तो 0 से लेके 100 तक की गिनती करनी है तो 101 टर्म्स हो जाएंगी। तो इन 101 टर्म्स का एक फंक्शन बना हुआ है, इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है। तो अब हमने क्या सीखा है कि अगर दो फंक्शंस का सम या डिफरेंस हो रहा है तो आप अलग अलग डेरिवेटिव करके उनका सम या डिफरेंस कर दो। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव से अपन ने सीखा है, इसका अलग कर दो, इसका अलग कर दो, इसका अलग कर दो, इस तरीके से हम उसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करें। और अभी अपने को कोई सपोज करो इसको मैं उससे करने लगता, तो सोचो मेरा हाल क्या होता, है ना। इतने सारी सौ टर्म्स है ना। तो अब कुल मिला के फंक्शंस इतने बड़े बड़े होंगे, इतने कॉम्प्लिकेटेड होंगे कि हम सोच भी नहीं सकते। हम एक बार दिमाग में भी नहीं लगा सकते कि अपन फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से करें। तो अपने को डायरेक्ट टेक्निक्स या एडवांस टेक्निक्स ही यूज करनी पड़ेगी। तो हेयर द गिवन फंक्शन इज, पहले फंक्शन लिख देता हूँ और उसका डेरिवेटिव करना स्टार्ट करते हैं। हेयर द गिवन फंक्शन इज, और दिस इज द गिवन फंक्शन। डन, लिख दिया। अब इसमें अलग 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 टर्म्स है ना। तो है तो 101 टर्म्स, लेकिन उसने कितनी लिखी? 1 2 3 4 5। तो मैं 5 का तो करूं। फिर बीच की जैसे इसमें पैटर्न मिला कि 100 होगा तो 99 होगा, अगला क्या होगा? x⁻98/98। फिर क्या होगा? x⁻97/97। अब पैटर्न में पकड़ लूंगा तो उसके डेरिवेटिव का पैटर्न भी पकड़ लूंगा। 5 का तो करूं कम से कम, देखेंगे फिर। ठीक है, तो मैं 5 का करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मेरे पास x⁻100/100, तो हेयर x⁻100/100 का डेरिवेटिव करने जा रहे हैं, करें। और ध्यान से सीख लेना बेटा, ये छोटी छोटी चीजें, इससे ही अभी डेरिवेटिव समझ में आएगा, है ना। इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं मतलब इसका डैश निकाल रहे हैं। अब ये 1 नहीं है ना, इसको थोड़ा इस तरीके से मार्क करने से टेढ़ा आता है कि वो डैश की तरह दिखाई दे, है ना। नहीं तो कई बार हम खुद ही डैश लाके अगले अगले स्टेप में पावर 1 मान के सोल्व कर लेते हैं। इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव बराबर होगा किसके? तो देखो एक काम करते हैं, इसमें से कांस्टेंट पार्ट को तो बाहर निकाल दो, और केवल वेरिएबल पार्ट पे डेरिवेटिव होता है। कांस्टेंट पार्ट एज इट इज कॉपी पेस्ट होता है। तो इसमें कांस्टेंट पार्ट क्या है? 100 थोड़ा ना, 1/100 है। इसमें कांस्टेंट पार्ट क्या है? 1/100। अब जो वेरिएबल पार्ट बचा वो ये है। इसको पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या कहता है कि पावर को तो नीचे उतारो भैया, इनटू, और x⁻100 का डेरिवेटिव करोगे तो एक पावर कम कर दो, यानी 100 - 1 कर दो। समझ आया? ठीक है, अब ये आपने पॉलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे। तो आपको इस स्टेप से ऊपर एक लाइन लिखनी पड़ेगी, यहाँ लिख देता हूं मैं, वी नो दैट x⁻n, यानी कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, n को नीचे उतारो, फिर x⁻n-, यानी फॉर्मूला नंबर 1 यूज किया है आपने, जो 10 फॉर्मूला है, राइट। उसके हिसाब से इसका डेरिवेटिव है, उसको आगे सॉल्व भी करो। 100 से 100 कटा तो x⁻99। चलो एक टर्म का हुआ, दूसरी टर्म का करें। एंड आ जाओ, x⁻99, ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन वाले फॉर्मूले से ही हो जाएगा ना पूरा, का होल डैश। तो अब इसमें कांस्टेंट पार्ट क्या है? 1/99, डिनोमिनेटर में है ना, 1/99। अब 99 नीचे उतर के आएगा और एक पावर कम हो जाएगी, 99 - 1, यानी कि 99 से 99 कट के ये क्या हो जाएगा? x⁻98 हो जाएगा, हो जाएगा। चलो तीसरा उठाओ। तीसरा अब ये है x²/2, क्या है? x²/2, एंड x²/2 का डेरिवेटिव इक्वल टू 1/2, इसमें कांस्टेंट पार्ट है, मतलब इसमें बहुत सारी टर्म्स है लेकिन अब आखिरी से गिन रहे हैं।
ठीक है, 1/2 तो गया, अब बचा क्या एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का 2 निकल के आया, और एक्स की पावर 2 - 1 बचा। 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, 2 - 1 यानी 1, तो एक्स की पावर 1 बचा ना, एक्स ही बचा। आ जाओ, चौथी टर्म क्या है, एक्स। एक्स का तो हमने सीखा भी है कि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। लेकिन अगर आपको सॉल्व ही करना है सर, मुझे तो सॉल्व करके दिखाओ, तो 1 नीचे उतारो। जैसे अभी पॉलिनॉमियल फंक्शन में उतार रहे थे, तो 1 को तो नीचे उतार दिया, और एक्स की पावर क्या बची, एक पावर कम करो, 1 - 1, 1 - 1 यानी 0, एक्स की पावर 0 1, 1 × 1 1। तो वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, सिंपल भी याद रख सकते हो। 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, हर एक क्वेश्चन से लेके चलना है, आगे के लिए काम आएगा। 1, 1 तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0। जीरो। कांस्टेंट नहीं होता जीरो का, जीरो भी कांस्टेंट है, लेकिन वो कांस्टेंट भी फिक्स है, 0। चाहे 1 हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 100 करोड़ हो, चाहे 1,000 करोड़ हो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसको भी आप कॉन्सेप्चुअली कैसे कर सकते हो, देखो 1 का डेरिवेटिव करना है, राइट, आपको है ना। तो आप 1 को वेरिएबल फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1 तो 1 ही रहने दो, एक्स की पावर 0, इसका डेरिवेटिव करना है आपको। ठीक है, अब 1 तो कांस्टेंट है, एज इट इज। पावर नीचे उतारो तो 0 नीचे उतर के आएगा, और एक्स की पावर एक और कम कर दो, 0 - 1, तो 1 × 0 × एक्स की पावर 0 - 1 0 ही तो होगा। समझ आया। आगे के लिए याद रखेंगे, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, 1 2 3, 1 करोड़, 100 करोड़, 36 37 48, कुछ भी, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, हमेशा 0। ठीक है, तो ये 5 टर्म्स जो गिवन है, उसका डेरिवेटिव मैंने कर दिया। तो अब इनको मर्ज करके एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालूं। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। सो एफ डैश एक्स हो जाएगा मेरा फाइनली, इसका डेरिवेटिव यूजिंग अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। नाउ यूजिंग अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, अब ये छोटी मोटी बातें, अभी अपन ने डेरिवेटिव स्टार्ट ही किया, हम बिगिनर्स हैं, तो छोटी मोटी बातें भी लिख रहे हैं हम कि अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो हम भी प्लस कर रहे हैं। जब थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाएगा, तो फिर अपन ये छोटी मोटी बातें नहीं लिखेंगे कि अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव इस्तेमाल करें, सीधे प्लस कर देंगे। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स वी हैव, यूजिंग अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स वी हैव एफ डैश एक्स इक्वल टू, तो इसका डेरिवेटिव क्या निकाला था हमने अभी अभी, एक्स की पावर 99 निकाला था, या फिर चलो अलग अलग करो। ये है एक्स की पावर 100/100 का डेरिवेटिव, प्लस ये है एक्स की पावर 99/99 का डेरिवेटिव। ऐसे करते करते x² बाय 2 का डेरिवेटिव, फिर x का डेरिवेटिव, और फिर फाइनली 1 का डेरिवेटिव, ऐसे ही करेंगे। अब इन सब के डेरिवेटिव्स में अलग अलग निकाल के छोड़ के आया हूँ, उसको उठा लो वहां से। इसका डेरिवेटिव क्या निकाला था, इसका क्या निकाला था, प्लस डॉट 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 डॉट, इसका क्या निकाला था एक्स, इसका क्या निकाला था 1, इसका क्या निकाला था 0। कंपाइल करके लिखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में ये +0 हटा देना आप, बाकी सब तो आएंगे एज इट इज। तो ये मेरा फाइनल डेरिवेटिव हो गया, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब इसने डेरिवेटिव पूछा था और कुछ पूछा था, इसने आगे भी शायद पूछा है कुछ। हाँ, अब आप प्रूव करो कि f'1 100 टाइम्स f'0 होगा। तो यानी इसने डेरिवेटिव एट x = 1 भी पूछा है, डेरिवेटिव x = 0 भी पूछा है। तो x = 1 पे डेरिवेटिव निकालना मतलब x की जगह 1 पुटअप करना, x की जगह x एट x = 0 पे डेरिवेटिव निकालना, यानी कि उसके डेरिवेटिव की वैल्यू में f' में x की वैल्यू 0 पुटअप करना, यही मतलब होता है इसका। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इतना करने के बाद नाउ हमको ये 2 प्रूव करना है, क्या करना है, 2 प्रूव, ये करना है। इसका एलएचएस पार्ट उठा लूं मैं, तो इसका एलएचएस पार्ट है f'1, f'1। इसका मतलब ये है कि f' में x की जगह 1 लगाओ, f' में x की जगह 1 लगाओ। तो f' यही तो है, तो जहां जहां x है, तो यहां से लेके यहां तक तो x है, बाकी फिर कांस्टेंट है, तो इसमें हर जगह क्या लगाओ, 1 लगाओ। ठीक है, तो लगाओ, तो क्या हो जाएगा, 1 की पावर 99, आगे 1 की पावर 98, आगे डॉट 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 डॉट, क्या था सेकंड लास्ट टर्म, क्या था x, तो x की जगह भी 1, और आखिरी तो वैसे ही 1 था। अब ये 1 की पावर 99 भी 1 होता है, 1 की पावर 98 भी 1 होता है, लेकिन ये कितने पावर्स हैं, ये कितने 1 1 1 है। तो देखो शुरुआत में 101 टर्म्स थी, मैंने एनालाइज कर लिया था, लेकिन डेरिवेटिव आते आते एक टर्म खत्म हो गई थी, क्योंकि आखिरी की 0 हो गया था, तो कितनी टर्म्स बची थी, 100 टर्म्स बची थी। तो ये 100 × 1 हो जाएगा, एक 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 100 बार जोड़ेंगे तो कितना होगा, 100 × 1 होगा, नहीं होगा बताओ, 100 × 1 यानी कि 100, है ना। ठीक है, अब ये तो क्या एलएचएस, आरएचएस आ जाओ।
RHS में मुझे क्या है, 100 टाइम्स f डैश 0। ठीक है, तो 100 अब आपको x की जगह 0 पुटअप करना है, तो 1 जहां जहां पुटअप किया था वहां 0 पुटअप करो, 0 की पावर 99 प्लस 0 की पावर 98, ऐसे करते 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 1, 1 की जगह भी 0, लेकिन ये 1 कांस्टेंट था याद रहे, है ना, इसकी जगह 0 मतलब ये तो 1 रहेगा, है ना। तो बाकी सब 0, ये 1, 100 × 1, 100। तो ये लो साहब, हेयर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। हेयर LHS इक्वल टू RHS, और दोनों की वैल्यू 100 आई है। हैंड्स प्रूव, हैंड्स प्रूव। समझ आया। तो इस क्वेश्चन के जरिए अपन ने डेरिवेटिव भी निकालना सीखा, डेरिवेटिव एट ए पॉइंट भी निकालना सीखा, और डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालना सीखा, नॉट यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल। ठीक है, अब एक चीज और इंपॉर्टेंट बात, ये तो सब डिलीट कर देता हूँ एक बार के लिए मैं। अगर हमको कोई फंक्शन गिवन है, कैजुअली समझो इस चीज को, अगर हमको कोई फंक्शन गिवन है f(x), ठीक है, और आपसे ये तो गिवन है, नहीं ये तो गिवन है ना, और आपसे पूछा गया है f डैश कुछ भी, जैसे f'(2) निकालो, चलो ये पूछा गया है, तो आपको f(x) से f'(x) निकालना है, और f'(x) से f'(2) निकालना है, यानी कि f'(x) की वैल्यू में x की जगह 2 पुटअप करना है। आपको ये रास्ता चुनना है, आपको ये रास्ता बिल्कुल नहीं चुनना है कि f(x) से पहले f(2) निकाल लो और f(2) से f'(2) निकाल लो। पहले डेरिवेटिव निकाल के पुट करना है, पहले पुट करके डेरिवेटिव नहीं निकालना, क्योंकि अगर आप पहले पुट करके डेरिवेटिव निकालोगे तो उसका आंसर तो हमेशा 0 आएगा, क्योंकि जब आप वैल्यू पुटअप कर दोगे तो ये न्यूमेरिक फॉर्म में चला जाएगा, न्यूमेरिक कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो हमेशा 0 होता है। तो रास्ता कौन सा चुनना है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव एज ए फंक्शन, फंक्शन का डेरिवेटिव एज ए फंक्शन, फिर उसमें पर्टिकुलर वैल्यू पे डेरिवेटिव। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू निकाल के फिर डेरिवेटिव। अभी भी हमने इसे किया, f(x) से f'(x) निकाला, एंड देन f'1 f'0 जो भी उसने पूछा, इसका हमेशा याद रखना, ध्यान रखना है। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन देखो फटाफट। सिक्स क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x⁴n प्लस, ऐसा करते 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 फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर्स n। तो ये भी एक तरीके से एनालिटिकली क्वेश्चन है, पिछली बार की तरह ही है, पिछली बार की तरह ही लग रहा है। हाँ, देखो x⁴n, ऐसे करते करते कुछ टर्म्स है, तो पहले मैं क्या लिख दूंगा, लेट द गिवन फंक्शन बी f(x), इसको f(x) मान लूं, लेट द गिवन फंक्शन बी f(x), और f(x) को मैंने ये फंक्शन मान लिया, मान लिया, ओके। लेट द गिवन फंक्शन बी f(x), ठीक है। अब सो f'(x), इसका डेरिवेटिव चाहिए आपको, इसका डेरिवेटिव चाहिए ना, सो f'(x) इक्वल टू, करो, वो यूजिंग अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स कर सकते हो आप इसको, है ना, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। तो ये एज ए होमवर्क मार्क कर लो, फिफ्थ क्वेश्चन की तरह ही करना है आपको, इसको अलग पकड़ना है, इसको अलग पकड़ना है, इसको अलग पकड़ना है, सबका अलग अलग करके फिर अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव से सबको आके प्लस कर देना है, जोड़ देना है ना। अभी मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, जो आपको एक्चुअली ट्वेल्थ में करना है, जो ट्वेल्थ में काम करना है डायरेक्ट पकड़ के और कर देना है, वो अभी मैं करके बता देता हूँ कैसे करना है। एक को पकड़ो, उसका डेरिवेटिव करो, तो x⁴n का डेरिवेटिव क्या होगा, n नीचे आएगा, x⁴n−1, फिर n−1 नीचे आएगा, ब्रैकेट लगाओ, पूरा n−1 नीचे आएगा, पूरा मल्टीप्लाई होगा, इंटू x की पावर क्या बची, n−1 में से एक और पावर माइनस हो गई तो n−2, ठीक है, प्लस इधर आओ, a² तो ऑलरेडी है, अच्छा इधर a भी था, ये कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरह ही छोड़ देना है, जैसे a यहाँ पे कांस्टेंट था, यहाँ a² कांस्टेंट है, और फिर n−2 और नीचे उतर के आएगा, आएगा, और x की पावर n−2 में से एक और कम हो गई तो n−3, प्लस डॉट 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 डॉट, प्लस a⁴n−1 यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट है, देखो खुद कह रहा है फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर a, और आपको पहले बताया था कैलकुलस की दुनिया में ए बी सी डी वो कहे या ना कहे कांस्टेंट माने जाएंगे, और एक्स वाई जेड टी यू वी, ये सबको हम वेरिएबल मानेंगे, एक्स वाई जेड टी यू वी, और वी के बाद कई बार डब्ल्यू भी आ जाता है अगर जरूरत पड़ती है तो, है ना। इनको हम क्या मानेंगे, यानी नीचे से जो एबीसीडी चल रही है वो वेरिएबल्स हैं, ऊपर से जो एबीसीडी चल रही है वो कांस्टेंट है, वो कहे या ना कहे, ठीक है ना, ये जनरल अजम्पशंस है। ठीक है, आओ, तो a⁴n−1, और एक्स का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है, तो इंटू 1 करूंगा तो अगले स्टेप में इसको इंटू 1 से मल्टीप्लाई करके सेम आ जाएगा, और प्लस a⁴n का बताओ क्या होगा। हम्म, बस ये गलती है, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा,
अभी अभी बोला ना कि A B C D F G ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं इनकी। 1 करोड़ की पावर 100 करोड़ लगाओ जैसे है, तो वो कांस्टेंट नंबर, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो होगा। जहां पे एक्स दिखाई नहीं दे रहा, वेरिएबल पार्ट दिखाई नहीं दे रहा है, उसका डेरिवेटिव जीरो। तो अगले स्टेप में जीरो के साथ प्लस करूंगा मैं, तो प्लस करूंगा तो इसको यहीं छोड़ दूं। इसका आंसर मैच करो। बुक है आपके पास? और पिछली बार की तरह जितनी टर्म्स है उसमें से एक टर्म कम मिलेगी अब डेरिवेटिव में। ठीक है, पिछली बार की तरह एक टर्म कम मिलेगी क्योंकि लास्ट वाला जीरो बन गया ना। पिछली बार भी ऐसा हुआ था। तो ये तो पिछली क्वेश्चन का कॉपी पेस्ट हो गया एक तरीके से। आप लेकिन इसको अभी इतना डायरेक्ट मत करना, एक ही लाइन में जैसे मैंने कर दिया। पिछली बार की तरह अलग अलग टर्म्स लेके नोट्स में करना है आपको, है ना। आ जाओ। फॉर सम कॉन्स्टेंट्स A एंड B फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दीज थ्री फंक्शंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं। ए और बी कोई कांस्टेंट है, अगेन ये इस बार तो बता रहा है अभी 11th में हम, इसलिए बाकी 12th में बताना छोड़ देगा। तो ए और बी हमेशा कांस्टेंट्स ही होते हैं। आओ। आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स क्या बोलते हैं इनको, ए और बी को? आर्बिट्रेरी। भाई कॉन्स्टेंट्स तो ये होते थे 2 3 7 सर, ये होते थे। ए और बी कब से कॉन्स्टेंट? ये कॉन्स्टेंट्स हैं लेकिन इन कॉन्स्टेंट की वैल्यू पता नहीं है, तो इसलिए उनको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, मनगढ़ंत कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, आओ। x-a x-b, तो हेयर द लेट द गिवन फंक्शन बी एफ एक्स ले लो। जो भी फंक्शन गिवन है उसको एफ एक्स ले लो। दो गिवन है एफ एक्स जी एक्स ले लो, तीन गिवन है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स ले लो, इससे ज्यादा गिवन ही नहीं होते। लेट द गिवन फंक्शन बी, फंक्शन का नाम रख देते हैं ना, तो फिर उसको लिखने में, डिनोट करने में, पूरे क्वेश्चन में थोड़ी सहूलियत होती है। लेट द गिवन फंक्शन बी एफ एक्स इक्वल टू दिस इनटू दिस। अब ये भाई साहब दो, अब तक उससे दो फंक्शन जो अभी हमने किए उसमें दो फंक्शंस का सम हो रहा था। दो या दो से ज्यादा फंक्शन का सम हो रहा था, सम हो रहा था तो अलग अलग डेरिवेटिव करके जोड़ दो, ये कहता है अलजेब्रा और डेरिवेटिव। लेकिन अब प्रोडक्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट में ऐसे नहीं कर सकते कि दोनों का अलग अलग करके प्रोडक्ट कर दें। अब ऐसे नहीं कहता अलजेब्रा और डेरिवेटिव्स, एक फॉर्मूला सिखाया था जिसको अपन क्या कहते हैं, लेबनीज रूल या प्रोडक्ट रूल। क्या फॉर्मूला है वो? पहले यू, हम्म। यू का डेरिवेटिव हाँ। बी हाँ। प्लस हाँ। यू हाँ। वी का डेरिवेटिव। यू डैश वी प्लस यू वी डैश, पहले फंक्शन को यू मान लो, दूसरे फंक्शन को वी मान लो। और फिर फॉर्मूला है यू डैश वी प्लस यू, यानी पहले का डेरिवेटिव करके दूसरे से प्रोडक्ट करो, दूसरे का डेरिवेटिव करके पहले से प्रोडक्ट करो और दोनों को जोड़ो। इस तरीके से दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव निकाला जाता है। तो मैं क्या कहूंगा, जैसे ये फंक्शन इंट्रोड्यूस किया मैंने, अब जैसे क्योंकि मैं अभी बिगनर हूं, तो मेरे को एक एक चीज खोल खोल के दिखा के और सब कुछ एक्सप्लेन करके बतानी है। ठीक है, तो मैं इसको यू मान लूं और इसको वी मान लूं, तो मैं लिख दूंगा लेट u be x minus a एंड v be x minus b। वेरी इजी। जैसे ही u पता चला, तो और जैसे ही v पता चला, तो दोनों का लगे यार डेरिवेटिव करो, क्योंकि दोनों की डेरिवेटिव कहीं ना कहीं जरूरत तो पड़ेगी, पड़ेगी तो इधर ही कर लो। सो यू डैश कितना होगा एंड वी डैश कितना होगा, ये पता लगाते हैं। अब यू डैश पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, एक्स कांस्टेंट है और एक्स लीनियर है, मतलब एक्स का डेरिवेटिव वन होता है। और ए कांस्टेंट क्लियर कर दिया उसने, उसका डेरिवेटिव जीरो होता है, तो वन माइनस जीरो वन। इधर वी डैश में भी सेम ही होगा, वन माइनस बी भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो वन माइनस जीरो वन। तो यू डैश वी डैश दोनों वन वन आ गए। अब यूजिंग प्रोडक्ट रूल नाउ, यूजिंग प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, और दूसरा नाम क्या है इसका, लेबनीज रूल। लेबनीज रूल। ठीक है। एफ डैश एक्स इक्वल टू, एफ डैश एक्स इक्वल टू, अब आपने इसको u और इसको v लिया है, तो ये एक तरीके से uv का होल डैश है। एफ डैश एक्स इक्वल टू uv का होल डैश, और uv का होल डैश का प्रोडक्ट रूल से फॉर्मूला बनता है u डैश v प्लस uv डैश, u डैश v प्लस uv डैश। चलो जी, तो u डैश की वैल्यू क्या है? वन। आपको भी पेस्ट करना है बस। v की वैल्यू क्या है, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, समझ गए? v की वैल्यू क्या है, x माइनस बी प्लस u की वैल्यू क्या है, x माइनस ए एंड इंटू वी डैश की वैल्यू क्या है, वन। इसको सोल्व करेंगे, वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही x माइनस बी प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस ए, इसको सोल्व करेंगे तो x प्लस एक्स 2x माइनस, पहले ए ले लो फिर b ले लो। तो ये आंसर तो क्या, मैच करो एक बार। बुक बार बार रख क्यों देते हो? आंसर तो मैच हो गया। अब सुनो, ये फाइनल आंसर तो मेरा आ गया। अब सबसे पहली बात तो, जब अपन अब थोड़ा एडवांस हो जाएंगे
तो उसको यूवी भी नहीं मानेंगे, डायरेक्ट करना शुरू कर देंगे। कैसे? एफ डैश एक्स निकालना, एफ डैश लगाया, एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव, डैश डैश लगा देंगे ना ऊपर, यानी डेरिवेटिव इंटू दूसरा फंक्शन प्लस, अब पहला फंक्शन एज इट इज, पहले दूसरा फंक्शन एज इट इज था तो अब पहला फंक्शन एज इट इज, और दूसरे का डेरिवेटिव, और फिर डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं। तो वन लाइन में भी सॉल्व कर देंगे। ये तो हो गई एक आगे चल के हम क्या करने वाले हैं उसकी बात। लेकिन विथआउट प्रोडक्ट रूल भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रोडक्ट रूल की जरूरत कब पड़ती है, चलो बताओ, प्रोडक्ट रूल की जरूरत कब पड़ती है डेरिवेटिव में, बोलो। अभी इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया ना, क्यों पड़ी इस क्वेश्चन में जरूरत, पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं पड़ी? प्रोडक्ट है इसलिए प्रोडक्ट रूल की जरूरत है। दो दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट हो रहा है। पिछले किसी भी क्वेश्चन में, आज के क्वेश्चंस में दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट हो ही नहीं रहा था, अलग अलग टर्म्स को जोड़ के कर रहा था। तो जब जुड़, वो सिंप्लीफाइड फॉर्म थी, जब अलग अलग टर्म्स जुड़ जुड़ के आती है तो वो पॉलिनोमियल की सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है। ये फैक्टराइज फॉर्म है। तो अगर मैं इसको भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज कर दूं फैक्टराइज फॉर्म से, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इसको रहने ही ना दूं, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा ही नहीं। अब वो कैसे करते हैं, वो तो आप नाइन्थ क्लास से कर रहे होंगे शायद, या उससे पहले से कर रहे होंगे। करो उसको सिंप्लीफाई, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस बी एक्स, माइनस ए इंटू एक्स, माइनस ए एक्स, माइनस ए इंटू माइनस बी प्लस ए बी। अब तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज हो गया। अब तो ये अभी अपन ने जो पहले दो क्वेश्चंस की उसकी तरह चेंज हो गया। इसका होल डैश करना है, इसका होल डैश करना है, तो अलग अलग करके जोड़ दूं घटा दूं जैसा भी साइन है। तो एक्स स्क्वायर का 2x होगा डेरिवेटिव, ठीक है, माइनस बी एक्स का माइनस बी होगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस ए एक्स का माइनस ए होगा, और ए बी तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो इसको अरेंज करूँ तो 2x माइनस ए माइनस बी, ये लो साहब। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आप प्रोडक्ट रूल से बच जाओगे। अभी तो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट था, कल को 3 का भी हो सकता है, कल को 30 का भी हो सकता है, और उससे अगले आगे 300 का भी हो सकता है। तो 300 का प्रोडक्ट थोड़ा ना करने बैठोगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म में थोड़ा चेंज करने बैठोगे। समझ गए? तो प्रोडक्ट रूल भी आना चाहिए, सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी सॉल्व करना आना चाहिए, दोनों से आंसर मैच हो रहा है। ठीक है। तो डेरिवेटिव निकालना बहुत ही इंटरेस्टिंग काम होता है, मतलब मजा आता है इसमें बच्चों करने में। अब सुनो, एक काम करते हैं, ये आप क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी करवा रहा है, इधर एक्स माइनस ए बाय एक्स माइनस बी करवा रहा है। तो फंक्शन यू और वी तो सेम ही है, बस प्रोडक्ट है और डिवीजन है। तो इसमें ज्यादा स्टेप्स में अपने को चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। हम क्या करेंगे, बस इसको इधर से इधर शिफ्ट कर देते हैं, इस फंक्शन को एफ एक्स मान लेते हैं यहाँ पे, और यू और वी वही रहेंगे, यू डैश और वी डैश भी वही रहेंगे। तो लेट द गिवन फंक्शन बी एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, क्योंकि फंक्शन सेम है तो उसका फायदा उठा लेते हैं अपन। तो इसको यू ले लिया, इसको वी ले लिया, तो यू डैश वही वी डैश, क्योंकि फंक्शन सेम ही था। अब प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, अब क्या लगेगा, क्वोशंट रूल, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है, यूजिंग क्वोशंट रूल। पहले तो मैं रूल का नाम लिख देता हूँ, यूजिंग क्वोशंट। अब ये लगता कैसे है, ये लगता कैसे है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू, अब यू वी का होल डैश नहीं होगा, यू बाय वी का होल डैश होगा। यू बाय वी, पहले यू इंटू वी का होल डैश हो रहा था, अभी क्या होगा, यू बाय वी का होल डैश, ऐसे होगा, यू बाय वी का होल डैश। अब ये कैसे करते हैं, तो देखो फॉर्मूले में क्या क्या चेंजेस हैं, ये प्लस की जगह तो क्या हो जाएगा, माइनस, और डिवाइडेड बाय वी का स्क्वायर, बीच जो नीचे वाला नंबर है उसका क्या हो जाता है यहाँ पे, स्क्वायर हो जाता है। तो यू डैश वी प्लस की जगह तो हो जाएगा माइनस, यहाँ तो लग जाएगा माइनस, और डिवाइडेड बाय जो नीचे वाला फंक्शन है उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो कर डालो। तो यू डैश यानी कि 1 पहले किया ही था हमने, वी यानी कि एक्स माइनस बी, माइनस फिर यू एज इट इज यानी कि एक्स माइनस ए एज इट इज, और वी का डैश यानी कि 1, और नीचे वी का स्क्वायर, वी क्या था, एक्स माइनस बी, उसका होल स्क्वायर। इसको कंपाइल कर दो, तो इसको सॉल्व कर दो, इधर अब की बार माइनस कर रहे हैं तो एक्स माइनस ए कट जाएगा, बचेगा क्या, ओनली माइनस बी, माइनस माइनस प्लस ए, तो ए माइनस बी बाय एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो चेक करो, ये आंसर है। तो क्वोशंट रूल एंड प्रोडक्ट रूल दोनों यूज करना आया। अब सुनो, क्वोशंट प्रोडक्ट रूल में तो बच गए उससे मल्टीप्लाई करके, क्वोशंट रूल में बचने के चांसेस कम है, क्योंकि डिवाइड करने थोड़ा ना बैठोगे, और डिवाइड करके बैठोगे, डिवाइड करने बैठ भी गए तो वापस डिवीजन में आ गया तो, क्योंकि जब मैं एक नंबर को एक नंबर से डिवाइड करता हूं तो 100% पूरा सॉल्व होगा ऐसा थोड़ा ना पक्का है, हो सकता है कुछ रिमाइंडर बच जाए। तो जब रिमाइंडर बचता है तो क्या करते हैं अपन, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवीजर, तो वापस रिमाइंडेड बाय डिवीजर, तो वापस प्रोडक्ट क्वोशंट रूल उधर भी तो लगेगा, तो इससे अच्छा इसी में लगा लें। तो क्वोशंट रूल में तो बचने के चांसेस कम है, प्रोडक्ट रूल में अगर छोटा मोटा है तो मल्टीप्लाई करके बच सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो लास्ट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर है।
अब सुनो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी के होल स्क्वायर को सॉल्व करने के, लेट्स से मैं इसको एफ एक्स ले लेता हूँ। पहला तरीका और सबसे इजी, सबसे बच्चों वाला तरीका ये होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख देता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी गुणा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, और लगा देता हूँ प्रोडक्ट रूल। लगा देता हूँ उसमें प्रोडक्ट रूल, कोई दिक्कत थोड़ी ना, प्रोडक्ट रूल यू डैश वी प्लस यू वी डैश। ये तो हो गया बिल्कुल बच्चों वाला तरीका। दूसरा तरीका क्या रहेगा कि मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको सॉल्व कर देता हूँ। ये इस तरीके से कर सकते हो आप, लेकिन अभी मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ। इसको अपन सॉल्व करते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो होल स्क्वायर से सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर 4 प्लस 2ab। 2ab करूंगा तो 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो यानी 2ab एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसका अब आपको होल्ड टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। सो एफ एक्स ये आ गया, अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया, अलग 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 टर्म्स आ गई। तो सो एफ डैश एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एक्स की पावर 4 का करूंगा तो 4 तो नीचे आ जाएगा, और एक पावर कम हो जाएगी ना एक्स क्यूब। 2ab कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2 तो नीचे आ जाएगा और एक्स की पावर 1 रह जाएगा, और बी स्क्वायर खुद ही कॉन्स्टेंट है 0। तो इसको कंपाइल करो तो 4a² एक्स क्यूब प्लस 2 2 जा 4 ab एक्स, और 0 को लिखना नहीं है, तो आंसर तो ये आ गया। इसमें 4 जो कॉमन आ रहा है वो भी ले लो, 4x कॉमन आ रहा है, 4ax कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो आंसर तो मैच कर गया, ठीक है। पर आगे चल के हम ये तरीका भी नहीं यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि 20 पावर भी तो आ सकती है। अब ए प्लस बी की पावर 20 सॉल्व थोड़ा ना करनी आती, मानते हैं कि बाइनोमियल एक्सपेंशन सीखा है हमने, लेकिन सारी कितनी सारी टर्म्स होंगी, नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, और 200 आ गई तो फिर बाइनोमियल थ्योरम भी क्या कर लेगी। और मान लो ट्राइनोमियल आ गया अंदर, प्लस सी जेड और आ गया। अब ट्राइनोमियल थ्योरम थोड़ा ना सीखी है, बाइनोमियल थ्योरम ही सीखी है ना हमने। तो आप समझ पा रहे हो कि कुछ और तरीका तो अभी और चाहिए सर। इससे आंसर आ रहा है लेकिन इसी में आएगा, आपको पहले से हो जानी चाहिए कि सर ये तो अगर बड़ा आ गया तो फिर क्या करेंगे। बड़ा आ गया तो अलग अलग भी नहीं लिख सकते, जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी, 10 बार आ गया तो 10 बार थोड़ा ना लिखेंगे, और 10 बार प्रोडक्ट रूल थोड़ा ना लगाएंगे, वो भी नहीं कर सकते, सॉल्व भी नहीं कर सकते, फिर क्या करेंगे। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा चेन रूल, इसको डिटेल में हम कल सीखेंगे। लेकिन होता क्या है शॉर्ट में समझ लो, एक ही मिनट में, है ना। डिटेल में फिर कल यहीं से स्टार्ट करूंगा कि चेन रूल होता क्या है। चेन रूल क्या कहता है, आप फंक्शन को बाहर से देखो, आप फंक्शन को बाहर से देखो, देख लिया, बाहर से उस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, फिर अंदर जाओ, अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर दो, उसके अंदर और फंक्शन है और अंदर जाओ, जैसे मेन गेट के अंदर अंदर वाला गेट, फिर अंदर वाला गेट, फिर अंदर वाला गेट, ठीक है ना। हर एक गेट पे, हर एक दहलीज पे डेरिवेटिव करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और फिर फाइनल जो जितने सारे डेरिवेटिव है सबको प्रोडक्ट कर दो, सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई, चेन वाइज आप अंदर चलो, ठीक है ना। अब कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, मैंने लिखा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मैंने लिखा जी ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो हमने कंपोजिट फंक्शन सीखा है, तो एफ ओ जी ऑफ एक्स ऐसे कंपोजिट फंक्शन बन सकता है, और जी ओ एफ ऑफ एक्स ऐसे कंपोजिट फंक्शन बन सकता है। तो पहले जी एक्स लगाया यानी साइन एक्स लगाया, और फिर एफ लगाया यानी साइन एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर यानी साइन एक्स का स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। जी ओ एफ एक्स कैसे करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर कर दो और साइन बाद में लगाओ, तो यानी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कंपोजिट फंक्शन करने सीखे थे। तो इन कंपोजिट फंक्शंस में हमको चेन रूल की जरूरत पड़ती है। हम पहले एफ से मिलेंगे, एफ क्या कहता है, एक्स स्क्वायर करो, तो इसको एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव की तरह सॉल्व करेंगे। फिर अंदर जी से मिलेंगे, अंदर वाले गेट पे साइन एक्स, तो साइन एक्स के डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे। अगर जी ओ एफ ऑफ एक्स है तो पहले जी से बात करेंगे, पहले साइन एक्स करेंगे और फिर अंदर वाले से करेंगे। अब हम इधर देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। इसमें अगर मैंने इसको एफ एक्स माना, तो सपोज करो यहाँ पे एक्स होता, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सोल्व करना कोई बड़ी बात थोड़ा ना होती। एक्स की जगह जो लिखा हुआ है, भाई एक्स स्क्वायर होता तो लेट से एक्स स्क्वायर होता तो उसका डेरिवेटिव क्या होता, 2x होता ना, वाई स्क्वायर होता तो 2y, जेड स्क्वायर होता तो वेरिएबल होना चाहिए बस, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, 2z, है ना। प्रियांशु स्क्वायर होता तो ट्वाइस ऑफ प्रियांशु, विवेक स्क्वायर होता तो ट्वाइस ऑफ विवेक। तो जिसका स्क्वायर हो रहा है उसका ट्वाइस यहाँ पे भी कर दो। इसको एक्स स्क्वायर की नजर से देखो, इसको किसकी नजर से देखो, एक्स स्क्वायर की नजर से देखो। तो मैंने एक्स स्क्वायर की नजर से जब इसको देखा, तो ये क्या हो गया, 2 इंटू, अब एक्स की जगह जो रखा हुआ है वो की वही चीज रखो, रख दिया। अब चेन रूल से मल्टीप्लाई करो, अंदर आ जाओ, तो 2 को भूल जाओ, अंदर आ जाओ। अब अंदर कौन है, ये, इसका पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह अगेन डेरिवेटिव कर दो। पहले वाला फंक्शन
क्वाड्रेटिक फंक्शन था, अंदर वाला अगेन एक क्वाड्रेटिक प्लस लीनियर एंड एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो चेन रूल से दोनों का डेरिवेटिव होगा। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको तो ब्रैकेट में पैक कर दूंगा, और ब्रैकेट में पैक करके और मल्टीप्लाई साइन लगाऊंगा, और आगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का अगेन मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ। तो ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, ए कांस्टेंट, टू नीचे आया, एक्स की पावर वन हुई, बी का जीरो। ठीक है, तो इट इज लाइक टू इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस, और मल्टीप्लाई तो कर रहे हो तो ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं है, हटा दो ऐसे ही। और ये क्या आया, टू ए एक्स इंटू टू ए एक्स, टू एक्स इंटू टू, फोर ए एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। ये जो काम हुआ है ये हुआ है यूजिंग चेन रूल, जो शायद इस बार तो आपके कोर्स में यूज इसका कम है, या मैं तो ये मानता हूँ शायद मेंशन ही नहीं है आपके इस साल, तो ये मेंशन ही नहीं है कि चेन रूल होता है क्या, और क्वेश्चंस भी इजी दे रहा है जो विथआउट चेन रूल को अवॉइड करके भी आप, जैसे मैंने पहले करके बताया, कर सकते, यही आंसर आया था। लेकिन मैं तो कहूंगा इस साल से चेन रूल शुरू कर दो, क्योंकि चेन रूल के बिना तो डिफरेंशिएशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हो कंपोजिट फंक्शंस कैसे होते हैं। एफ एक्स एक्स स्क्वायर, साइन एक्स से साइन, जी एक्स से साइन एक्स, और एच एक्स से कॉस एक्स, तीनों का कंपोजिशन कर दिया, तो साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, एक के मेन गेट फिर अंदर गेट फिर अंदर गेट, तो पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव फिर सबका प्रोडक्ट। चेन रूल के बिना पार पड़ेगी नहीं। अगर चेन रूल यूज करोगे तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा यूजिंग चेन रूल, यूजिंग चेन रूल वी हैव एफ डैश, अच्छा कि एफ डैश एक्स की वैल्यू है ना, ये एफ एक्स की वैल्यू नहीं है, तो एफ एक्स की वैल्यू तो वहीं खत्म हो गई। एफ डैश एक्स इक्वल टू दिस 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 इस तरीके से सॉल्व करना, और चेन रूल जब लगाएंगे तो बकायदा ब्रैकेट लगाएंगे कि पहले बार वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऐसे करके आया हूं मैं, ये समथिंग का स्क्वायर था, तो समथिंग का स्क्वायर क्या होता है, टू इंटू दैट समथिंग, फिर इनटू, फिर अंदर वाले से बात करी, अंदर वाले का डेरिवेटिव ये था, और फिर फाइनली दोनों का प्रोडक्ट किया। मान लो उसके अंदर और होता तो अंदर एक और चेन बनती, उसके अंदर और होता तो उसके अंदर एक और चेन बनती। ठीक है, समझ आया। जैसे मैंने कहा कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, सबसे बाहर कॉस है उसका डेरिवेटिव कर दूंगा, इनटू फिर उसके अंदर साइन है उसका डेरिवेटिव कर दूंगा, फिर उसके अंदर एक्स स्क्वायर यानी टू टू एक्स बनेगा, इसका इसका डेरिवेटिव करना, फिर सबको प्रोडक्ट कर दूंगा। उसके अंदर भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो अब चेन रूल को और अपन डिटेल में कल देख लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड